Hello friends, I'm Alka Sharma and I'm here again with a new chapter, that is income from salary. Friends, income from salary is one of the 5 heads of income, and I'm sure it is going to help you in understanding your subject, income tax. So now let's start with the chapter. Friends, there are mainly 3 sections under this chapter, that is section 15. This is the section, that is charging section we call it. In this we study how to charge the salary and what are uh, income which are chargeable under the head salary. Then section 16, which talks about deduction like entertainment allowance, professional tax and standard deduction and all that. Then section 17, in this we study about the meaning of salary, what is profit in lieu of salary, what is perquisites and all that. So now first we'll start with section 15, that is charging section. So what this section says, it says that salary is chargeable to tax either on receipt basis or on due basis. Means always we have to see whether salary receipt is first or whether salary due is first, and whichever is early, that date or that income will be considered as सैलरी, इनकम फ्रॉम सैलरी. सपोज हमने इनकम जो है, सैलरी इनकम जो है वो हमने रिसीव कर लिया है मार्च में, और वो इनकम कब का है, वो एक्चुअली ड्यू कब होगा, अप्रैल में होगा, लाइक एडवांस सैलरी. तो विच एवर इज अर्लियर we will consider, so that income from salary will be taxable as advance salary in the year of in the previous year, that is जो मार्च मंथ का होगा तो उसमें वो टैक्सेबल हो जाएगा. नाउ अर्लियर ऑफ सैलरी इज टैक्सेबल ऑन रिसिप्ट बेसिस. इट कैन बी सैलरी अंडर डिस्प्यूट और इंक्रीज ऑफ सैलरी रेट्रोस्पेक्टिवली. अरियर्स ऑफ सैलरी होता है जैसे कि सपोज गवर्नमेंट ने डिक्लेयर कर दिया कि जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको इन मंथ ऑफ जून डिक्लेयर किया कि जनवरी से 5,000 एक्स्ट्रा मिलेगा, तो वो क्या होगा, इंक्रीज ऑफ सैलरी रेट्रोस्पेक्टिवली. या फिर कोई डिस्प्यूटेड सैलरी है कि सैलरी नहीं मिला है और वो मान लो एम्प्लॉयज़ जो है केस विन कर लिया, सो ही वॉन द केस, सो नाउ व्हाट हैपन, दैट ही विल रिसीव द सैलरी. सो व्हेन ही विल रिसीव, दैट विल बी टैक्सेबल. सो अरियर्स ऑफ सैलरी जो होता है वो टैक्सेबल होगा ओनली ऑन रिसिप्ट बेसिस. Now what is advance salary? So what we do about how we deal with advance salary. So advance salary is taxable on receipt basis, as I told you in example of salary, that is receipt basis and due basis. So advance salary is taxable on receipt basis, and any advance, here we have to always be careful. अगर इन क्वेश्चन में दे रखा है कि एडवांस रिसीव्ड, तो या फिर दे रखा है कि एडवांस अगेंस्ट सैलरी रिसीव्ड बाय एम्प्लॉय फ्रॉम एम्प्लॉयर, तो इन केस में हमें इसे सैलरी की तरह नहीं ट्रीट करना है. दिस इज़ नॉट इनकम फ्रॉम सैलरी बिकॉज इट्स लोन. उसने एडवांस लिया है, लोन लिया है फ्रॉम द एम्प्लॉयर, सो इट्स लोन एंड नॉट टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ एम्प्लॉय. सो नाउ थर्ड पॉइंट इज इनकम इज टैक्सेबल अंडर द हेड सैलरी ओनली इफ. जो चार्जेबिलिटी है, जो सेक्शन 15 है, वो बोलता है कि इनकम फ्रॉम सैलरी जो होता है, जो भी इनकम है, वो तभी टैक्सेबल होगा अंडर द हेड सैलरी ओनली इफ देयर इज एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई रिलेशनशिप. अगर एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय रिलेशनशिप जैसे मास्टर एंड सर्वेंट रिलेशनशिप है, तभी वो टैक्सेबल होगा, और एल्स वो टैक्सेबल नहीं होगा. यहाँ पे कुछ नोट्स हैं फ्रेंड्स, सो वी हैव टू सी दैट. फर्स्ट इज एनी सैलरी रिसीव्ड बाय पार्टनर फ्रॉम पार्टनरशिप फर्म इज नॉट टैक्सेबल अंडर द हेड सैलरी बिकॉज इट गोज टू PGBP. ये बिजनेस एंड प्रोफेशन हो गया, तो ये यहाँ पे टैक्सेबल नहीं होगा. एंड यहाँ पे दो ही इज रिसीविंग सैलरी बट हेयर देयर इज नो रिलेशनशिप ऑफ एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई. तो हमेशा ये ध्यान रखना है कि जब भी हम देखते हैं कि यहाँ पे कोई सैलरी है, तो हमें ये देखना है कि क्या यहाँ पे एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप है. अगर हाँ तो टैक्सेबल होगा, अगर नहीं है तो वो फिर हम देखेंगे कि फिर वो कौन से इनकम में जाएगा. जैसे कि यहाँ पे ये इनकम ऑफ सैलरी ऑफ पार्टनर जो है, वो इनकम जो है वो इनकम फ्रॉम PGBP जा रहा है. नाउ वी विल सी सेकेंड नोट, एनी सैलरी टू MP MLA MLC नॉट टैक्सेबल अंडर द हेड सैलरी. फ्रेंड्स, ये जो है
जो MP MLA MLC जो हमारे होते हैं उन्हें भी सैलरी दिया जाता है, लेकिन वो सैलरी इनकम फ्रॉम सैलरी की तरह टैक्सेबल नहीं होगा। ये क्या होगा, इट गोज़ टू अदर सोर्सेज। वाई इट विल गोज़ टू अदर सोर्सेज, क्योंकि देयर इज नो रिलेशनशिप ऑफ एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय, दे आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल, दे आर द representative of people and no employer employee relationship. Now next point is contract of service. This is salary. अगर हम अपने एम्प्लॉयर से कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस करते हैं, व्हाट इज एम्प्लॉयमेंट, इट इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस, सो दिस इज ट्रीटेड एज सैलरी। लेकिन वहीं पे अगर कहीं आपने देखा कि क्वेश्चन में दे रखा है कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस, तो ये क्या हो गया, ये बिजनेस हो गया। ये जैसे कोई कॉन्ट्रैक्टर सर्विस प्रोवाइड करने के लिए करता है तो वो हो गया। सो दिस इज कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस एंड इट विल गो टू PGBP एंड इट इज़ नॉट सैलरी एंड इट विल नॉट कम अंडर द हेड ऑफ इनकम फ्रॉम सैलरी। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज समटाइम इन क्वेश्चन गिवन कि ये फुल टाइम एम्प्लॉय है या उसने पार्ट टाइम एम्प्लॉयमेंट वहाँ पे कर रखा है, तो चाहे वो कुछ भी हो, वो फुल टाइम हो या पार्ट टाइम एम्प्लॉयमेंट हो, इट विल बी टैक्सेबल अंडर द हेड ऑफ इनकम फ्रॉम सैलरी। सो इट डजेंट मैटर whether it is full time or part time employment. Now next point is one salary accrues, it become taxable. Subsequent behavior or foregoing of salary does not absolve him from liability to income tax. Suppose किसी एम्प्लॉय ने सैलरी इनकर किया, सैलरी मतलब उसका ड्यू हुआ, अक्रूज हुआ, और उसके बाद वो बोलता है कि ठीक है मैं नहीं लूँगा सैलरी, या फिर मैं आई एम फॉर गोइंग दिस सैलरी, तो क्या होगा कि वो उसके जो इनकम है उसमें वो टैक्सेबल होगा। सो सब्सिक्वेंट बिहेवियर और फॉर गोइंग ऑफ सैलरी इज उसे एब्सॉर्ब नहीं कर सकता फ्रॉम हिज लायबिलिटी टू इनकम टैक्स। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज सैलरी सरेंडर टू सेंट्रल गवर्नमेंट वॉलेंटरली एग्जम्प्ट फ्रॉम टैक्स एंड अदर दैन सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्सेबल। तो यहाँ इसका कहने का मतलब है कि अगर किसी एम्प्लॉय ने अपना सैलरी सरेंडर कर दिया टू सेंट्रल गवर्नमेंट, वॉलेंटरली सरेंडर कर देता है टू सेंट्रल गवर्नमेंट, देन इट इज़ एग्जम्प्टेड फ्रॉम टैक्स। एंड अगर वो किसी और प्राइवेट एम्प्लॉयर को सरेंडर करता है, किसी को करता है, तो दैट डजंट मैटर, दैट विल बी टैक्सेबल बिकॉज वंस सैलरी अक्रूज इट बिकम टैक्सेबल। तो यहाँ पे हमें रिमेंबर करना है कि ओनली इन केस ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को सरेंडर करता है तभी उसे एग्जम्पशन मिलेगा, और इन ऑल अदर केसेस सरेंडर ऑफ सैलरी विल बी टैक्सेबल। सो एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज एनी सैलरी पेड टैक्स फ्री, दैट इज एम्प्लॉयर bears the burden of tax on salary of employee. In such cases, income from salary in hand of employee consists of सैलरी इनकम प्लस टैक्स ऑन हिज सैलरी बेयर बाय एम्प्लॉयर। तो यहाँ पे सिर्फ सैलरी इनकम ही टैक्सेबल नहीं होगा फ्रेंड्स, यहाँ पे जो टैक्स पे किया है एम्प्लॉयर ने ऑन बिहाफ ऑफ एम्प्लॉई, तो वो भी कंसीडर हो जाएगा एज सैलरी इनकम, एंड दोनों पे फिर टैक्स लगेगा बिकॉज दिस इज ऑल्सो इनकम फॉर एम्प्लॉय। भले ही एम्प्लॉयर ने पेमेंट किया कि ठीक है मैं आपका टैक्स पे कर रहा हूँ, लेकिन वो क्या हुआ, दैट इज टैक्स सेविंग। सपोज उसने सेव किया, एंड सेविंग ऑफ एक्सपेंसेस इज ऑल्सो एन इनकम। सो यहाँ पे वो इनकम हो जाता है एम्प्लॉय का, एंड दैट विल बी कंसिडर एज इनकम फ्रॉम सैलरी। नाउ सैलरी अर्नड इन इंडिया इज डीम्ड टू अक्रू और अराइज इन इंडिया इवन इफ इट इज़ पेड आउटसाइड इंडिया। तो सपोज किसी ने यहाँ अर्न किया, उसके बाद वो आउटसाइड इंडिया चला गया, वहाँ उसे पेमेंट हुआ, और वो बोलेगा नहीं नहीं ये तो इनकम फ्रॉम सैलरी नहीं है क्योंकि हमने तो इंडिया में अर्न किया, इनकम फ्रॉम सैलरी नहीं क्योंकि हमने इंडिया में अर्न किया ही नहीं, मुझे पेमेंट नहीं करना है इंडिया में। तो ऐसा कुछ नहीं है। दिस इज अगर अर्न किया है इंडिया में, वंस इट इज अर्न इन इंडिया इट विल बी टैक्सेबल, एंड वो कहाँ टैक्सेबल अंडर द हेड सैलरी तो होगा ही, और वो पेमेंट करना होगा उसे इंडियन गवर्नमेंट को। सपोज किसी ने यहाँ पे मतलब जॉब किया, उसके बाद वो सेटल हो गया विदेश में, और वहाँ वो पेंशन रिसीव करा, तो वो तब भी उसे वहाँ पे पेमेंट करना होगा टैक्स पेमेंट ऑन दैट पेंशन अमाउंट। सो भले ही वो यहाँ अर्न किया हो और वो रिसीव कर रहा आउटसाइड, बट दे हैव टू पे द टैक्स ऑन दैट अमाउंट। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द अलाउंसेस।
It means what is allowance? What is allowance? It is also a part of salary. It means monthly fixed amount received by employee from employer. So what is allowance? It is the monthly fixed amount. This is a monetary amount रिसीव्ड बाय एम्प्लॉय फ्रॉम एम्प्लॉयर. तो एम्प्लॉय जो एम्प्लॉयर से एवरी मंथ एक अमाउंट रिसीव कर रहा है, उसका कुछ नाम भी दिया होगा कि ये अलाउंस है, इस काम के लिए आपको दिया जा रहा है, एंड वो भी एक सैलरी का एक पार्ट रहेगा. सो इट इज़ कंसिडर्ड अ पार्ट ऑफ सैलरी. डिफरेंट टाइप्स ऑफ अलाउंसेस गिवन बाय एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय. फॉर एग्जाम्पल हाउस रेंट अलाउंस, इट इज ऑल्सो कॉल्ड इन शॉर्ट HRA, conveyance allowance, etc. So we are going to discuss about the allowances, and we'll discuss about the different types of allowances and different types of treatment. What are the treatment of different types of allowances? इनके अलग अलग ट्रीटमेंट है. कुछ तो फुली टैक्सेबल हो जाता है, कुछ पार्टली टैक्सेबल होता है, कुछ फुली एग्जम्प्टेड हो जाता है. सो वी विल सी ऑल दिस. नाउ फर्स्ट allowance we are going to discuss about house rent allowance. House rent allowance, this is exempted under section 1013A. Friends, this is not fully exempted, this is partly exempted allowance. मतलब कि कुछ पोर्शन जो है इसका एग्जम्प्ट होता है और उसके लिए हमें कुछ कैलकुलेशन होते हैं, उन्हें देखना होता है. सो व्हाट आर दोज कैलकुलेशन, वी विल सी इन दिस. So under section 1013A, exempted amount of HRA. So we will see first one is HRA actually received. HRA उसने जो actual HRA receive किया हम उसको note down करेंगे. Then we will calculate rent paid minus 10% of salary. जो rent amount उसने actual rent amount उसने पे किया है उसमें से हम माइनस कर देंगे 10% of salary. यहाँ पे salary जो है वो क्या होगा salary, क्योंकि अलाउंसेस रिसीव करता है, पर की जुट होता है, बहुत सारी चीज़ें होती है, तो ये हम नोट में देखेंगे कि सैलरी क्या कंसिडर होगा. एंड थर्ड पॉइंट इज 40% ऑफ सैलरी. तो इन तीनों में हमें देखना है कि विच एवर इज लोअर. तो और यहाँ पे जो 40% ऑफ सैलरी है इन केस ऑफ मेट्रो सिटीज़ लाइक दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई, ये सब मेट्रो सिटीज़ हैं इन इंडिया. सो इन केस ऑफ मेट्रो सिटी, अगर एम्प्लॉय मेट्रो सिटी में रह रहा है तो उसके लिए क्या होगा 50% ऑफ सैलरी हो जाएगा. सो इनमें हम देखेंगे कि विच एवर इज लोअर, तो वो जो है एग्जम्प्टेड अमाउंट हो जाएगा. ओके फ्रेंड्स, तो क्या है एक्चुअल HRA रिसीव्ड, सेकेंड पॉइंट इज रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, एंड थर्ड वन इज 40% ऑफ सैलरी, एंड विच एवर इज लोअर दैट विल बी एग्जम्प्टेड अमाउंट. नोट में अब हम ये देखेंगे कि मेट्रो सिटी क्या है, सैलरी का कैलकुलेशन क्या था, तो ये सब हम यहाँ पे देखेंगे. जैसा कि मैंने आपको पहले कहा, मेट्रो सिटीज़ में आता है दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई. ऑफ कोर्स आप सभी को पता होगा, बट मैंने लिख दिया है जस्ट फॉर कैलकुलेशन. देन सेकेंड इज सैलरी फॉर दिस पर्पज इज बेसिक पे प्लस DA एंटर्स इनटू टर्म ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट. फ्रेंड्स, DA दो तरह के होता है. एक तो टर्म्स ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट, मतलब जब जॉब आप लेते हो तो वहाँ पे लिखा रहता है कि DA विल कंसीडर फॉर कैलकुलेशन ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट, और दूसरा होता है कि DA विल नॉट कंसीडर फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट. तो अगर कुछ नहीं दे रखा है तो सिंपल, अगर उसमें नहीं दे रखा है कि DA विल कंसीडर फॉर पर्पस ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट, तो सिंपल DA यूज़ होगा. अगर DA और उसमें फिर दे रखा है कि विथ रिटायरमेंट बेनिफिट, तो उसको हम यहाँ पे कंसीडर करेंगे. सो यहाँ पे बेसिक पे होगा प्लस DA एंटर्स इनटू रिटायरमेंट बेनिफिट. अगर ये दे रखा है, ठीक है, तभी हम इसको यहाँ पे लेंगे. सो प्लस कमीशन एज परसेंटेज ऑफ टर्नओवर. कमीशन भी हमें क्वेश्चन में दो तरह का होता है. मान लो एक जगह हमें कमीशन दे रखा है 30,000, उसके बाद कहीं नोट में आपको दे रखा है कि वो 1% इज फिक्स परसेंटेज ऑफ 1% इज टर्नओवर. कमीशन इज 1% ऑफ टर्नओवर और फिक्स परसेंटेज ऑफ टर्नओवर इज 5,000. तो हमें उस 5,000 के यहाँ पे कंसीडर करना है. सो हमेशा हमें ये देखना है कि बेसिक पे प्लस DA एंटर्स इन टर्म्स ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट प्लस कमीशन एज परसेंटेज ऑफ टर्नओवर. ये चीज़ हमेशा हमें ध्यान रखना है इस फॉर्मूला में फॉर कैलकुलेशन ऑफ सैलरी. देन नो एग्जम्पशन अवेलेबल इफ SC लिव्स इन हिज ओन हाउस और इन हाउस फॉर विच ही नॉट इनकर्ड एक्सपेंडिचर. डेट इज, मतलब कि वो अगर अपने हाउस में घर में ही रह रहा है
तो उसके लिए उसे कोई एक्सपेंसेस इनकर नहीं कर पा रहा है या फिर उसने कोई रेंट नहीं पे कर रहा है, तो इन दैट केसेस जो एसएससी है वो एग्जम्पशन अवेल नहीं कर सकता है। ओके फ्रेंड्स, सो नाउ वी विल गो थ्रू दिस फॉर्मूला यूजिंग अ क्वेश्चन, और इससे आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है और ज़्यादा बेटर हो जाएगी। सो मैंने एक क्वेश्चन यहाँ पे लिया है फ्रेंड्स, उसको मैं सॉल्व भी कर ली हूँ सो डैट इट डोंट टेक मच टाइम। सो क्वेश्चन इज Mr. A has following receipts from his employer: basic pay 1 lakh per month, DA enters into term of retirement benefit, ये हमें हमेशा देखना होगा, 15,000 per month, commission 15,000 per month, motor car for personal use 2,500 per month, HRA 30,000 per month. Find out amount of HRA eligible for exemption. यहाँ पे पूछ रहा है कि कौन सा अमाउंट एग्जम्प्टेड होगा फॉर HRA पर्पस। Assume that he paid rent of ₹35,000 per month for his accommodation at रायगंज। तो यहाँ पे फ्रेंड्स ये रेंट तो पे करा है, लेकिन ये कहाँ रह रहा है? रायगंज, दिस इज अ प्लेस इन बंगाल एंड ये कोई मेट्रो सिटी नहीं है। सो हमें यहाँ पे क्या कैलकुलेशन, क्या यूज़ करना होगा, कंसीडर करना होगा? हमें यहाँ पे 40% ऑफ सैलरी जो हम लेते थे ना, 50% फॉर मेट्रो सिटीज़, तो यहाँ पे हमें 40% ऑफ सैलरी लेना होगा। नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. So we'll see the solution of this question. So see here, I have written this already. I have noted down computation of HRA exempted from tax. Actual HRA received, that is 30,000 per month actual था, into 12 equals to 3,60,000. सेकेंड पॉइंट क्या था फ्रेंड्स? सेकेंड पॉइंट था रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी. इसमें बस 3 ही पॉइंट हमें रिमेंबर करना है, बहुत आसान है फ्रेंड्स ये. सेकेंड वन इज रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी. रेंट पेड क्या था? हियर दे हैव गिवन 35,000 पर मंथ, 35,000 इंटू 12 मंथ माइनस 10% ऑफ सैलरी. सैलरी के लिए फ्रेंड हम यहाँ कंसीडर करेंगे बेसिक पे. बेसिक पे था हमारा 1 लाख प्लस DA एंटर्स इंटू टर्म ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट, दैट इज 15,000 सी ईयर. एंड कमीशन जो था वो यहाँ पे ओनली कमीशन दे रखा है इन्होंने कोई ऐसा नहीं दे रखा कि दिस इज अ परसेंटेज ऑफ टर्नओवर. तो अगर ऐसा नहीं दे रखा है तो हमें इसे कंसीडर नहीं करना है. ओके फ्रेंड्स, सो विल सी हियर सैलरी 10% ऑफ 1 लाख प्लस 15,000 DA इंटू 12. अब इसका 10% हम लेंगे, सो दिस इज 1,38,000 एंड इसका जो इंटू 12 किया तो हमने 4,20,000 आया. सो 4,20,000 माइनस 1,38,000 इक्वल्स टू 2,82,000. ये आप लोग खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं, दिस इज सो ईजी. उसके बाद फिर हम यहाँ पे 40% ऑफ सैलरी लेंगे. एज आई टोल्ड यू कि इन द क्वेश्चन मिस्टर ए इज नॉट रिसाइडिंग इन मेट्रो सिटीज़, सो दे आर रिसाइडिंग इन अ नॉर्मल सिटीज़. तो हियर विल टेक 40% ऑफ सैलरी. 40% ऑफ 1 लाख प्लस 15,000 इंटू 12 इक्वल्स टू 5,52,000. अब इसमें से हमें ये देखना है कि विच एवर इज लेस. इन तीनों में जो लेस होगा वो एग्जम्प्टेड अमाउंट होगा. देयरफॉर एग्जम्प्टेड अमाउंट फॉर HRA इज 2,82,000. टैक्सेबल, देयरफॉर टैक्सेबल HRA इक्वल्स टू HRA received 3,60,000 लेस एग्जम्प्टेड अमाउंट अंडर सेक्शन 10(13) सबसेक्शन 13A इक्वल्स टू 2,82,000 एंड टैक्सेबल HRA 78,000. यहाँ पे एक्चुअली हमसे सिर्फ एग्जम्प्टेड अमाउंट पूछा है, बट आप लोगों की सुविधा के लिए मैंने जानकारी के लिए यहाँ पे टैक्सेबल HRA कैलकुलेट कर दिया है, बट इन क्वेश्चन दे ओनली आई आस्क्ड एग्जम्प्टेड अमाउंट ऑफ HRA. सो next we are going to discuss about the all other types of allowances. So allowances under section 10(14) they have given city compensatory allowance. So friends, this city compensatory allowance are given to employees to compensate for their higher cost of living in cities, and this amount and this allowance is fully taxable. Always remember, this is fully taxable. Then transport allowance, for this is given for commuting between office to residence and residence to office, and this amount is also fully taxable. But in case of blind, deaf and dumb और handicapped, ये जो होते हैं ब्लाइंड, डेफ एंड डम और हैंडीकैप्ड, ऑलवेज रिमेंबर इनके लिए है 3,200 पर मंथ एग्जम्प्टेड. सो ट्रांसपोर्ट अलाउंस ऑलवेज टैक्सेबल
in all other cases except blind, deaf and dumb or handicapped. Fourth one is children education allowance. So in case of children education allowance, maximum rupees 100 per month per child is exempted. It is maximum 2 child. Now children hostel allowance, this is exempted, rupees 300 per month per child, maximum 2 child. Now next is tribal area allowance, this is given to people working in tribal area and ये जो है वो रुपीज़ 200 पर मंथ एग्जम्प्टेड होता है. नाउ नेक्स्ट वन इज अंडरग्राउंड अलाउंस, दिस इज गिवन टू एम्प्लॉयज़ वर्किंग इन माइंस एंड ऑल दैट. सो ये जो है एग्जम्प्टेड होता है रुपीज़ 800 पर मंथ. आइलैंड अलाउंस, this is given to people working in island, that is Andaman and Nicobar, Lakshadweep group of island and all that. So this is exempted up to rupees 3,250. exempted rupees 3,250 per month. तो यहाँ पे हमने देख लिया फ्रेंड्स. नेक्स्ट अलाउंस इज अलाउंस टू एम्प्लॉयज़ ऑफ ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग. वो एम्प्लॉयज़ जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम, जो ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग में काम करते हैं, उनके लिए क्या है, तो उनके लिए जो अलाउंस रिसीव होता है वो अमाउंट रिसीव्ड इंटू 70%, जो एक्चुअल अमाउंट उन्होंने टोटल रिसीव किया है उसका 70% और ₹10,000 पर मंथ, विच एवर इज़ लोअर, वो है एग्जम्प्टेड होगा. सो एग्जम्पशन अमाउंट इज 70% ऑफ अमाउंट रिसीव्ड, लेकिन मैक्सिमम कितना होगा, मैक्सिमम 10,000 होगा, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता. सो विच एवर इज लोअर वो यहाँ पे एग्जम्प्टेड होगा, एवर इज लेस एग्जम्प्टेड. नाउ अलाउंस अंडर सेक्शन 1041. सो इसमें कुछ अलाउंसेस हैं फ्रेंड्स जो कि उतना ही एग्जाम्प्ट होते हैं जितना, उतना ही मतलब एग्जाम्प्ट होता है जितना कि हमने स्पेंड किया है. सो व्हाट आर दोज, देयर आर ट्रैवलिंग अलाउंस, यूनिफॉर्म अलाउंस, अपना यूनिफॉर्म मेंटेन करने के लिए दिया जाता है, कन्वेंस अलाउंस, डेली अलाउंस, हेल्पर अलाउंस, दैट इज़ फॉर ऑफिस पर्पस ओनली. अगर पर्सनल यूज के लिए दिया गया है तो वो एग्जाम्प्ट नहीं होगा. दैट्स वाई आई हैव रिटन हियर स्पेसिफिकली ऑफिस पर्पस. देन रिसर्च अलाउंस, and all these are exempted. All these are exempted, equal amount exempted only to the amount spent. So exempted amount equals to amount spent. So now friends, I have discussed today allowances and chargeability of salary. In next video we'll discuss about the all other topics like gratuity, pension and all that. So I'll come with the new topic, and for that time, okay, bye bye.